नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो हमने अभी तक आपको शिक्षा जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसके हमने आपको संप्रदाय पढ़ाए हैं। उसके बाद थर्ड लेक्चर जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड बेसिक बातें जो आपके एग्ज़ाम में सीधी पूछी जा सकती हैं। इस टॉपिक को कराने के बाद आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा बाल विकास। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाले हैं। तो बेसिक जो है आज लास्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एडवांस जो टॉपिक हैं वो आपके आने वाले हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अभिप्राय क्या है इसको मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। तो शिक्षा क्या है? मानव में जो अच्छे गुण हैं उनको विकसित करने की एक प्रोसेस है। शिक्षा के द्वारा ही मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करके समाज में रहने योग्य बनाया जा सकता है। तो मानव की जो अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं, एबिलिटीज़ जो होती हैं मनुष्य में, उनको डेवलप करके विकसित करके और समाज में रहने के जो है योग्य बनाना, मतलब अच्छे गुणों का विकास करवाना मनुष्य में, वही शिक्षा मनोविज्ञान हमको जो है देता है। तो शिक्षा मानव के गुणों को क्या करती है? विकसित करवाती है। और साथ में शिक्षा से क्या होता है? मानव की अंतर्निहित योग्यताएं विकसित होती हैं जिससे कि वो समाज में रहने योग्य बन जाता है। तो शिक्षा के बहुत सारे गुण हैं, क्योंकि शिक्षित रहेगा आदमी तो उसमें अच्छे गुण आएंगे और अच्छे गुणों से वो जो है आगे समाज का विकास भी करेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा जो है शिक्ष प्लस ए से मिलकर बना है, इसे हम शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा का मतलब होता है सीखने और सिखाने की क्रिया। इसमें सीखा जाता है और सिखाया जाता है। तो सीखने और सिखाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। परिमार्जित या फिर प्रकाशित करने वाली क्रिया भी हम मान सकते हैं। तो सीखने सिखाने की क्रिया या फिर परिमार्जित या प्रकाशित करने वाली एक क्रिया। परिमार्जित का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है उसमें मतलब शुद्धिकरण करना, एक तरह से अच्छे गुणों का विकास करना। तो परिमार्जित करने की या फिर प्रकाशित करने की एक प्रक्रिया जो है वो शिक्षा को माना जाता है। तो परिमार्जन व्यक्ति के किस में किया जाता है? व्यवहार में किया जाता है, मतलब व्यवहार को जो है अच्छा बनाया जाता है। तो परिमार्जन का मतलब क्या है शिक्षा में? कि शिक्षा को मतलब व्यक्ति के जो व्यवहार है, बिहेवियर, उसको विकसित करना, अच्छा व्यवहार उसमें लाना। तो परिमार्जन करने का काम शिक्षा करती है। तो एजुकेशन जो है वो दो शब्दों से बना होता है, एक एजुकेशन या फिर यहाँ पर बात करेंगे हम एजुकेयर या एजुसेयर। एजुकेयर या एजुसेयर। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें ई है और ई हटाने के बाद बचता है ड्यूको। ई और ड्यूको, ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर एजुकेशन बना है। ई का मतलब होता है कोई चीज़ को अंदर लेना और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। तो इसमें क्या किया जाता है? कोई चीज़ अंदर ली जाती है या फिर बाहर निकाली जाती है। तो एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को अंदर लेना और बाहर निकालना, मतलब सीखना और सिखाना। यहाँ पर मैं दूसरी बात करता हूँ, एजुकेयर या एजुसेयर। इसका मतलब हो गया आगे बढ़ना या फिर विकसित करना या फिर अंदर से बाहर निकालना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे एजुसेयर या फिर एजुकेयर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का जो है आगे बढ़ना, किसी चीज़ को विकसित करना या फिर उसके अंदर से उसको बाहर निकालना। तो ये सारे गुण जो हैं एजुकेयर के हैं। तो व्यवहार में विकास या फिर परिमार्जन लाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? यहाँ पर शिक्षा कहा जाता है। तो व्यवहार में विकास करना या फिर परिमार्जन लाना, तो यही क्या माना जाता है? शिक्षा माना जाता है। तो शिक्षा के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया है। शिक्षा दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। यहाँ पर शिक्षा का मतलब होता है शिक्ष प्लस ए, सीखने सिखाने की क्रिया या परिमार्जित या प्रकाशित करने वाली क्रिया या फिर परिमार्जन व्यवहार में किया जाता है। एजुकेशन दो शब्दों से बना है, एजुकेशन प्लस एजुकेयर या फिर एजुसेयर। एजुकेशन में दो शब्द हैं, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब अंदर, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। एजुकेयर या एजुसेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना, विकसित करना या अंदर से बाहर निकालना। व्यवहार में विकास करना या परिमार्जन लाना। तो दिन पे दिन व्यवहार में विकास होता जाता है व्यवहार का, और जो है उसमें परिमार्जन आता जाता है। तो यही प्रक्रिया शिक्षा मानी जाती है। सामान्यतः सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा का अर्थ मान लेते हैं, परंतु दूसरे सही अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के आधार पर विचार किया जा सकता है। सामान्यतः सीखने सिखाने की क्रिया को क्या मानते हैं? हम शिक्षा मानते हैं, लेकिन इसके जो सही अभिप्राय हैं उनको स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी शब्द एजुकेशन के आधार पर विचार किया जा सकता है। मूलतः बात करें हम यहाँ पर लैटिन भाषा के शब्द का अभिप्राय निम्न है। तो एजुकेशन एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके कुछ महत्वपूर्ण अर्थ क्या हैं। इसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया।
तो सामान्यतः प्रचलित अर्थ है कि सीखने सिखाने की क्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ की मैं बात करूं तो वास्तविक अर्थ क्या होता है एजुकेशन का? वो होता है बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली या फिर परिमार्जित करने वाली क्रिया। तो बालक का व्यवहार किस प्रकार से परिमार्जित होता है, या फिर उसका व्यवहार किस प्रकार से अच्छा होता है, या फिर उसमें व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से व्यवहार को प्रकाशित किया जाता है, तो ये वास्तविक अर्थ जो है माना जाता है। अब एक बड़े लेवल पर हम बात करें व्यापक अर्थ में, तो व्यापक शब्द का मतलब होता है बड़े लेवल पर। तो व्यापक अर्थ क्या होता है इसका? जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से परिमार्जन आता है। तो बड़े लेवल पर इसको हम मानते हैं कि जीवन पर्यंत जो है शिक्षा हम ग्रहण करते रहते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से उसमें जो है बदलाव आता रहता है, शुद्धिकरण होता रहता है। तो व्यवहार में जो है अनुभवों से, एक्सपीरियंस से परिवर्तन होता है। जीवन में जैसे जैसे हम गुजरते जाते हैं तो हमको एक्सपीरियंस होता जाता है और एक्सपीरियंस से ही क्या होता है, हमारे व्यवहार में जो है स्थायी बदलाव आते हैं। तो शिक्षा के अर्थ मैंने सामान्य अर्थ बताया, सीखने सिखाने की क्रिया। वास्तविक अर्थ में बालक के व्यवहार को प्रकाशित करने वाली या परिमार्जित करने वाली क्रिया शिक्षा कहलाती है। व्यापक अर्थ में जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से परिमार्जन आता है। अब मैं संकुचित अर्थ में बात करूं तो सामान्यतः लोग जो है इसका विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने को भी शिक्षा कह देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना ही शिक्षा थोड़ी है, क्योंकि विद्यालय महाविद्यालय में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन अच्छे गुणों का विकास तो परिवार से ही होने लग जाता है जब परिवार में रहते हैं। तो प्राथमिक पाठशाला परिवार होती है, वहीं से जो है बच्चा पढ़ने लग जाता है, अच्छी चीज़ों को सीखने लग जाता है। तो इसका विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना तो एक संकुचित अर्थ माना जाता है शिक्षा का, ना कि बड़ा व्यापक अर्थ। तो यहाँ पर व्यापक अर्थ में जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया होती है शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभवों से परिमार्जन आता है। तो ये कुछ शिक्षा की महत्वपूर्ण बातें थी, शिक्षा की परिभाषाएं मैंने बताई थी आपको, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई शिक्षा क्या है। अब शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं जिनको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उनके विचारों के आधार पर हम शिक्षा के बारे में अब बात करते हैं। तो अरस्तु के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। अरस्तु शिक्षा के बारे में क्या बताता है? तो अरस्तु ने बताया, अंग्रेजी में इसको एरिस्टोटल कहते हैं, यह बात ध्यान रखना है आपको। कई बार अंग्रेजी का शब्द भी दे देते हैं एरिस्टोटल, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। एरिस्टोटल का मतलब होता है अरस्तु, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। तो अरस्तु कहते हैं कि यदि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है तो इसका मतलब वो शिक्षा है। तो शिक्षा का कार्य उसने बताया कि मनुष्य के स्वस्थ शरीर मतलब मनुष्य को स्वस्थ बनाने का काम क्या करती है? शिक्षा करती है। तो शिक्षा ही मनुष्य को स्वस्थ बनाती है, अर्थात उसका मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसका पूरा शरीर भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। ये बात अरस्तु ने बताई। मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण जो है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण जो है वो शिक्षा का कार्य माना जाता है। अब मैं बात करता हूँ प्लेटो की। प्लेटो क्या कहता है शिक्षा के बारे में? प्लेटो कहता है कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। तो प्लेटो कहता है कि तीनों प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और बौद्धिक परिवर्तन, तीनों प्रकार के परिवर्तन शिक्षा के द्वारा मनुष्य में आते हैं। तो प्लेटो का विचार क्या था कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। जॉन लॉक क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? जॉन लॉक कहते हैं कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। तो यहाँ पर जॉन लॉक ने जो है फसल से तुलना कर दी। तो फसल की तुलना कृषि से मनुष्य से करी है। किसने? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक कहता है कि जिस प्रकार से फसल के लिए खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए जो है शिक्षा है, तो मनुष्य शिक्षा लेता है। तो ये बात भी जो है जॉन लॉक के द्वारा बताई गई। अब गांधी जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। मतलब शिक्षा से क्या होता है? मनुष्य का शारीरिक विकास और उसमें अच्छे गुण आते हैं, मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब होता है यहाँ पर ऑलराउंडर होना, एक तरह से सभी प्रकार की जो है मनुष्य में विशेषताएं होने का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। और सर्वोत्तम विकास है, मतलब आत्मा से भी पढ़ाई का संबंध बताया है, और मनुष्य का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम जो विकास होता है वो शिक्षा से ही होता है। ये बात गांधी जी ने बताई। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। मतलब व्यक्ति में क्या योग्यताएं थी उनको व्यक्त करने के लिए शिक्षा काम में ली जाती है। मतलब
कोई व्यक्ति कितना कैपेबल है और कितना वो जो है आगे बढ़ सकता है। कह देते हैं गाँवों में लोग कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब बच्चे की जो विशेषताएं हैं उसमें कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनके लिए जो है शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा से ही उनका पता चलता है। तो शिक्षा के परिणाम ही होते हैं। तो शिक्षा से ही क्या होता है, व्यक्ति की पूर्व निहित जो पूर्णताएं हैं उनको व्यक्त किया जाता है कि क्या क्या योग्यताएं हैं व्यक्ति में। वो योग्यताएं इस शिक्षा के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती हैं। यदि शिक्षा नहीं होती तो कौन IAS बनता, कौन RAS बनता। अब मान लो कोई टैलेंटेड बच्चा है, वो शिक्षा से पढ़ कर के RAS IAS बन जाता, तो पता चल जाता है कि इसमें पहले टैलेंट था और वो पढ़ाई के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता को व्यक्त करती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्रोवेल के अनुसार। फ्रोवेल क्या कहता है कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप दे देती है। मतलब कौन कौन सी व्यक्ति में इंटरनल पावर्स हैं, उन इंटरनल पावर्स को एक आउटर पावर्स का रूप दे देती है। मतलब शिक्षा से क्या होता है, उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं व्यक्ति के अंदर, वो जो है बाहर निकलती है, मतलब बाह्य शक्तियों का रूप लेती है। तो फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस प्रगतिशील विकास करती है कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी इंटरनल एबिलिटीज़ हैं, उन इंटरनल एबिलिटीज़ का स्वाभाविक और समरस तथा प्रगतिशील विकास, मतलब उसके अंदर की योग्यताओं का विकास करवाने में कौन सहायक होती है, शिक्षा सहायक होती है। ये बात पेस्टोलॉजी ने बताई कि शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। अब कोलसेनिक महोदय की मैं बात करूं तो कोलसेनिक महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा बालक में शारीरिक और मानसिक विकास करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, प्लेटो ने तो तीनों प्रकार का विकास बताया था, शारीरिक, मानसिक और यहाँ पर एक और विकास बताया था उन्होंने। तीसरा विकास क्या बताया था, यह आपको ध्यान रखना है। प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार का विकास तो बताया गया था। यहाँ पर किसके द्वारा, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों प्रकार के परिवर्तन के बारे में बताया गया था प्लेटो के द्वारा कि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन कौन लाती है, शिक्षा लाती है। यह बात बताई थी प्लेटो ने। लेकिन कोलसेनिक बताता है कि केवल शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो शिक्षा से होता है। तो बालक में शारीरिक और मानसिक जो विकास होते हैं वो शिक्षा के द्वारा ही होते हैं। अब विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य वातावरण के साथ समन्वय स्थापित कर पाता है एवं शिक्षा व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के लिए एक आवश्यक तत्व माना जाता है। तो बहुत सारी परिभाषाओं को जोड़ करके एक नई परिभाषा यहाँ पर बनाई गई है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा से ही व्यक्ति का पूरी तरह से विकास हो पाता है। शिक्षा से ही व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य वातावरण के साथ समन्वय स्थापित कर पाता है। शिक्षा ही व्यक्ति तथा समाज के कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो ये बहुत सारी परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती हैं कि शिक्षा के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या बात कही। अगली मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शैक्षिक वातावरण में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का आ जाना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कि शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम काम में लेते हैं। मान लो जैसे हम पढ़ाई में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, हर चीज़ में पढ़ाई में साइकोलॉजी की दृष्टि से हम क्वेश्चनों को देखें या पर नज़रिए और साइकोलॉजी का यदि हम रखें तो हमारे अंदर जो है जो विकास होते हैं शिक्षा में उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को यदि अपनाया जाए तो इसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है कि शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन लाती है। शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में परिमार्जन लाती है। अर्थात मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान का वर्तमान में जो अर्थ है वो क्या है कि व्यवहार का अध्ययन करना। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन, वो मनोविज्ञान से ही होते हैं। तो शिक्षा का मतलब हो गया व्यवहार में परिमार्जन, मतलब उसमें शुद्धिकरण करना, बदलाव करना व्यवहार में। और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए हम व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान की ये परिभाषा यहाँ पर हो गई कि व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना। तो शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिमार्जन लाना और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। तो हमने एक संयुक्त परिभाषा बना दी यहाँ पर, व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है।
अब शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या बातें बताई गई, कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या बात बोली, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। पहले तो शिक्षा के बारे में क्या बोला, फिर शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया, क्योंकि मनोविज्ञान का दृष्टिकोण अपनाने के बाद यहाँ पर जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएँ दी। तो पहली मैं बात करता हूँ कॉलसेनिक की। तो कॉलसेनिक के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग से है। मतलब किस प्रकार से साइकोलॉजी का यूज किया जाए और उसके जो सिद्धांत हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम उपयोग करें, तो ये बात बताई कॉलसेनिक ने। तो कॉलसेनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान में जो है मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने के बारे में बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के प्रयोग एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग से है। अगली मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्किनर की। तो स्किनर क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा और अधिगम से संबंधित होती है। तो शिक्षा और अधिगम से जो संबंधित होती है वो बात बताई थी स्किनर। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक वह शाखा मानी जाती है जो कि शिक्षा और अधिगम इनसे दोनों से ये संबंधित होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा व अधिगम दोनों से संबंधित होती है, ये बात बताई स्किनर ने। तीसरी क्रो एंड क्रो की मैं बात करूं तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन व व्याख्याता है। मतलब व्यक्ति का जन्म जब होता है उससे लेकर के वृद्धावस्था तक जो भी अनुभव उसने ग्रहण किए हैं उनका वर्णन व व्याख्या ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या क्या मानी गई, शिक्षा मनोविज्ञान क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। अब मैं बात करता हूँ स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन माना जाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक में क्रमबद्ध जो शैक्षिक विकास होते हैं उनका अध्ययन करना। तो बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या मानी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये बात बताई थी स्टीफन ने। तो स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन करना है। तो मतलब बालक में किस प्रकार धीरे धीरे जो है शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार उसमें विकास हो रहा है, उस प्रकार उसमें धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन बदलावों को बालक में अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार बालक धीरे धीरे छोटी कक्षाओं में कम ज्ञान होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है, टैलेंटेड होता जाता है, पढ़ता जाता है और आगे की नॉलेज उसको होती जाती है। तो बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन ही क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान बताया। स्टीफन के द्वारा ये परिभाषा दी गई। अब ये 4 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं। तो पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी कॉलसेनिक की शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग और सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करने से है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा और अधिगम से संबंधित है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। और स्टीफन के अनुसार बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन ही जो है शैक्षिक मनोविज्ञान है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान के परस्पर संबंध को दर्शाया गया है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में मतलब आपस में संबंध होता है। तो परिभाषाओं से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं परिभाषाओं से हमको जो है पता चलती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ह्यूमन बिहेवियर का जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान में किया जाता है। इन वैज्ञानिकों के सिद्धांतों से हमको पता चलता है कि मनोविज्ञान के द्वारा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में बहुत ही घनिष्ठ संबंध बताया गया है कि मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरा है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। मतलब शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है वो करवाने के बारे में ये हमको बताती है। तो एक विधायक विज्ञान ही मानी जाती है एक तरह से। ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक विधायक विज्ञान है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना है। शिक्षा जो है मनोविज्ञान का केंद्र माना जाता है और मानव व्यवहार माना जाता है। तो शिक्षा जो है मनोविज्ञान का केंद्र मानव का व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है कि कौन से व्यक्ति में कैसी पर्सनैलिटी है, इनके बारे में भी मनोविज्ञान बताती है। तो मानव का व्यवहार अच्छा है या बुरा है, तो ये बातें भी हमको शैक्षिक मनोविज्ञान से पता चलती है। व्यक्तित्व का विश्लेषण भी इसके द्वारा किया जाता है कि कौन अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, कौन जो है बेकार आदमी है, कौन अच्छा आदमी है। इन सभी के बारे में हमको शैक्षिक मनोविज्ञान बताती है।
तो शिक्षा जो है मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे अच्छे बनाने का प्रयास करती है। तो शिक्षा से ही मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे अच्छे बनाने का प्रयास भी इसके द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे अच्छा बनाने का प्रयास करती है। तो ये 6 बातें मैंने आपको बताई हैं कि मनोविज्ञान में मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करवाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है और मानव व्यवहारी शिक्षा माना जाता है। मानव का व्यवहार से हमको शिक्षा के बारे में पता चलता है कितना ज्ञानी आदमी है, कितना मूर्ख है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है और शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे अच्छा बनाने का प्रयास करती है। मतलब शिक्षा से मानव का व्यवहार अच्छा किया जाता है और उसको अच्छा व्यक्तित्व उस व्यक्ति का किया जाता है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में भी कुछ जो है विचार दिए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो थॉर्नडाइक पर प्रकृतिवादी विचारक था। थॉर्नडाइक क्या था? प्रकृतिवादी विचारक। रूसो की पुस्तक एमाइल का इस पर प्रभाव पड़ा है। तो थॉर्नडाइक जो था उस पर जो है एक विचारक था रूसो, उसकी एक पुस्तक थी एमाइल। तो एमाइल पुस्तक का प्रभाव थॉर्नडाइक पर पड़ा था। रूसो क्या था? एक प्रकृतिवादी विचारक था, मतलब नेचर से रिलेटेड बातों पर वो ज़्यादा फोकस करता था। तो रूसो की एमाइल नाम की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद थॉर्नडाइक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। एमाइल रूसो का एक उपन्यास माना गया है, एक उपन्यास भी हम कह सकते हैं, एक पुस्तक है ये, जिसमें इन्होंने एक बालक और बालिका की कहानी मनोविज्ञान को केंद्रित करते हुए शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में लिखी। तो रूसो ने इस एमाइल पुस्तक में एक कहानी लिखी है जिसमें एक बालक और एक बालिका की कहानी इसमें लिखी गई है और उसमें मनोविज्ञान को केंद्रित करते हुए शिक्षा प्राप्ति के संदर्भ में लिखी है कि साइकोलॉजी जो है उसके द्वारा किस प्रकार बच्चे में जो है शिक्षा से रिलेटेड विकास किए जा सकते हैं। तो मनोविज्ञान को उसने केंद्र बनाया रूसो ने, और फिर शिक्षा के संदर्भ में वो पुस्तक उसने लिखी कि किस प्रकार बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, मनोविज्ञान की सहायता से किस प्रकार जो है अच्छी जो है उपलब्धियां हासिल कर सकता है। और एक विचार दिया कि बालक एक पुस्तक के समान होता है और इसे आद्योपान का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक। आद्योपान का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक, मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो आद्योपान तक जो है पढ़ना चाहिए। मतलब बालक को जो है रूसो ने क्या बताया, एक पुस्तक के समान बच्चा एक पुस्तक है जिस पर उसे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए। इसी कारण से शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है लाने का श्रेय किसको जाता है? रूसो को जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का जो दृष्टिकोण अपनाया था सबसे पहले वो रूसो ने अपनाया था। तो यहाँ पर ये बात बताइए कि बालक एक पुस्तक के समान है और आद्योपान तक पढ़ना चाहिए। जैसे किताब को शुरू से लेकर पहले पन्ने से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ते हैं, उसी प्रकार बच्चे के की बात करें तो बच्चे को एक पुस्तक की तरह उसका पहले अध्ययन करना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है और क्या क्या पढ़ सकता है, कितना पढ़ सकता है, कितना टैलेंट है, कितना मैटर वो तैयार कर सकता है। तो पूरी तरह से पहले बच्चे के बारे में जानकारी रखनी है। मतलब बालक एक पुस्तक के समान, पहले उसके सभी विचारों को हमको जानना है, क्या क्या विचार हैं, उसके बाद आगे का काम करना है। तो पहले बच्चे को पढ़ाने से पहले उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। तो ये बात रूसो के द्वारा बताई गई कि बालक एक जो है पुस्तक के समान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई। तो शिक्षकों के जो प्रशिक्षण की बात करें, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग, तो शिक्षकों की ट्रेनिंग की बात करूं तो उसकी शुरुआत सबसे पहले 1900 ईस्वी में अमेरिका से हुई, जिसके प्रेरणा जॉन डीवी को माना जाता है और थॉर्नडाइक विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कहलाए। मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो सबसे पहले पढ़ाने का एक तरह से अध्यापक का काम किया था वो थॉर्नडाइक ने किया था। तो थॉर्नडाइक विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके आधार पर ही शिक्षक जो है प्रशिक्षणों की शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका से मानी जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है पूरी साइकोलॉजी अमेरिका पर डिपेंड है। अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा इसमें मनोविज्ञान के बारे में विचार दिए हैं, मनोवैज्ञानिक सबसे ज़्यादा अमेरिका के हैं। तो अमेरिका से ही शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1900 ईस्वी की। तो जो है प्रशिक्षणों की शुरुआत कब हुई? 1900 में अमेरिका से हुई, जिसके प्रेरणा जॉन डीवी को माना जाता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षणों की शुरुआत जो हुई थी वो जॉन डीवी इसके प्रेरणा माने जाते हैं, 1900 ईस्वी में हुई और थॉर्नडाइक विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कहलाते हैं। भारत की अब मैं बात करता हूँ, पूरे विश्व की कर ली, अब भारत की बात करें तो भारत देश में मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत 1920 में, पूरे विश्व में तो 1900 ईस्वी में हो गई थी, अमेरिका में जॉन डीवी के द्वारा की गई थी। जो शिक्षक प्रशिक्षण होते हैं टीचरों के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले अमेरिका में हुई थी 1900 ईस्वी में। जॉन डीवी उसके प्रेरणा माने जाते हैं
जबकि भारत में मनोविज्ञान का इस्तेमाल कब किया गया पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में, वो 1920 में किया गया था। और यहाँ पर जो है ये डेट आपको याद रखनी है, 1920 में यहाँ पर शुरुआत की गई शिक्षक प्रशिक्षणों की। एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। शिक्षा क्या माना जाता है? मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। जैसे कि बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया और मापन, मूल्यांकन आदि, ये सभी क्या मानी जाती हैं? मनोविज्ञान के क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे कि एक बाल विकास हो गया, मनोविज्ञान के क्षेत्र का मतलब यहाँ पर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है बच्चे में। जैसे पहले बाल विकास, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। फिर अधिगम का मतलब सीखना, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है। अभिप्रेरणा कैसे हो, उसको मोटिवेशन या पुनर्बलन मिलता है। फिर उसके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का अध्ययन किया जाता है। फिर उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है, कितना उसका इंटेलिजेंस है, कितना IQ है। फिर उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ या विशेषताओं के बारे में जाना जाता है कि कौन कौन सी उसमें विशेषताएँ हैं। और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है व्यक्ति का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड किस प्रकार वो शिक्षण और अधिगम में किस प्रकार संबंध है। मापन और मूल्यांकन, ये बातें सभी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि एक बालक के विकास के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है, वही शिक्षा मनोविज्ञान मानी जाती है। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन कौन से हैं? बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। तो इन सभी टॉपिकों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं बाल विकास पढ़ाऊंगा, फिर अधिगम, अभिप्रेरणा, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, मतलब टॉपिक्स हैं मनोविज्ञान के। इन टॉपिक्स के बारे में अब मैं बात करूंगा। व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तिगत विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार ही उसकी मानसिक प्रक्रिया जैसे संवेदना, अवधान, स्मरण शक्ति, याददाश्त, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना, प्रत्यय का निर्माण, अनुमान शक्ति जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का जो है स्टडी करनी है। तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार है, क्या उसमें संवेदनाएं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है थप्पड़ मारने से वो रो जाता है, हल्का थप्पड़ मारा रो गया। तो सभी चीज़ों के बारे में मानसिक स्वास्थ्य में अध्ययन किया जाता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, अवधान कैसा है, स्मरण शक्ति कैसी है, उसकी याददाश्त कैसी है, प्रत्यक्षीकरण कैसा है, उसमें चिंतन शक्ति कैसी है, उसकी सोचने की शक्ति, क्षमता चिंतन शक्ति कहलाती है। तर्क मतलब उसमें सवालों के तर्क पूर्ण जवाब देने की क्षमता है या नहीं, कल्पना कर सकता है किसी चीज़ की या नहीं कर सकता, प्रत्यय का उसमें निर्माण हो सकता है नहीं हो सकता, अनुमान लगा सकता है कोई चीज़ का नहीं लगा सकता। तो ये मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, इनका अध्ययन करना ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दूसरा क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, अधिगम प्रक्रिया। तो इसमें क्या है कि अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा कि कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन सभी चीज़ों का अधिगम की प्रक्रिया में अध्ययन किया जाता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो लर्न करना किसी चीज़ को अधिगम कहलाता है। तो अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, नियम हैं, स्थानांतरण कैसे होता है अधिगम का, अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, इन प्रक्रियाओं को हम अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। अगली मैं बात करता हूँ व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखिए सभी मनुष्य अलग अलग होते हैं, तो सभी मनुष्य की मैं बात करूँ तो इसमें हर व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं या विभिन्नताएं होती हैं। तो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। कोई टैलेंटेड है तो उसको जो है अच्छी नॉलेज जो है वो आसानी से ग्रहण कर लेता है, जबकि जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो बालकों के जो है उनके आधार पर ही जो है उनके जो यहाँ पर मानसिक जो क्षमताएं हैं उनके आधार पर ही उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूँ बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके पाठ्यक्रम को किस प्रकार का रखना है, कितना बड़ा पाठ्यक्रम रखना है, छोटा रखना है, शिक्षण विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर देखते हैं। तो बालक की जो क्या क्या विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर ही उनका पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। शिक्षण विधि मतलब टीचिंग मेथड जो है, किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाया जाए। शिक्षण विधि का मतलब उसको पढ़ाने का एक तरीका। तो शिक्षण विधि किस प्रकार की उनकी होनी चाहिए, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आ जाती है। बाल विकास क्या होता है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का व्यवहार भी परिवर्तित होता रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, सीधा साधा होता है, उसको दुनिया से मतलब नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो और जो है प्रकृति की चीज़ों को जानने लग जाता है, धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास भी होने लग जाता है।
सामवेगिक विकास, उसमें संवेग आने लग जाते हैं, क्रोध आने लग जाता है, खुशी, गुस्सा, सब चीज़ों को समझने लग जाता है। संवेग का मतलब होता है दया, खुशी, दुख, क्रोध, भय, ये सभी संवेग होते हैं। नैतिकता का विकास होने लग जाता है। सामाजिक तथा भाषा संबंधी उसमें विकास होने लग जाते हैं। समाज को जानने लग जाता है कि समाज में किस प्रकार रहा जाता है और भाषा किस प्रकार जो है बोली जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में विकास जो है बालक में होने लग जाते हैं। यही बाल विकास कहलाता है। जीवन में जो है बचपन से लेकर जो है वृद्धावस्था तक कौन कौन से उसमें विकास हो रहे हैं, बाल्यावस्था में उसमें कौन कौन से विकास हो रहे हैं, तो इनको बाल विकास में हम अध्ययन करते हैं। मापन व मूल्यांकन की मैं बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार के बारे में, बुद्धि के बारे में, निष्पत्ति के बारे में, अभिवृत्ति के बारे में, अभिरुचि के बारे में मापन करता है और इसके आधार पर ही उनके व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है कि कौन व्यक्ति कैसे व्यवहार का है। तो इसकी व्यवहार की भविष्यवाणी भी की जा सकती है साइकोलॉजी के आधार पर। तो साइकोलॉजी क्या है? छात्रों के व्यवहार को पढ़ने में मदद करती है। कोई छात्र कैसा व्यवहार है, उसका कैसा चिड़चिड़ा व्यवहार है या सही है, तो इन चीज़ों के बारे में कितनी उसमें बुद्धि है, क्या निष्पत्तियाँ हैं और क्या अभिवृत्ति है, उसकी क्या स्थिति है, कैसा बच्चे की रुचि है, कौन सी चीज़ों में उसकी रुचि है। तो इन चीज़ों के बारे में हम मापन या मूल्यांकन किसके माध्यम से कर सकते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से कर सकते हैं। तो अब क्या क्या इसके उपयोग हैं, उपयोगिता है, उपादेयता है। और तो उपादेयता की मैं बात करता हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या उपादेयता हैं। तो पहला, बालक को समझने में मदद करती है साइकोलॉजी कि बालक किस प्रकार का है, उनका व्यवहार कैसा है। तो बालक को समझने में क्या मदद करती है हमको? शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा मैं बात करूँ यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ जो हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ हैं, उनके बारे में भी हमको ये जो है जानकारी देती है शिक्षा मनोविज्ञान। किस प्रकार से जो है टीचिंग करानी चाहिए, किस प्रकार से बच्चा आसानी से सीखता है। तो साइकोलॉजी को इस्तेमाल करें हम, तो साइकोलॉजी के इस्तेमाल से हम बच्चे के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से किस टॉपिक को समझाना है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में भी हमको ये मदद करती है। तीसरा, उपचारात्मक शिक्षण में भी हमको साइकोलॉजी मदद करती है। किस प्रकार कौन सी चीज़ का उपचार किया जाइए, उपचार करना है, मतलब कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ को पढ़ाना है बच्चे को, किस प्रकार से उसका उपचारात्मक शिक्षण करना है। तो ये सभी चीज़ें भी शिक्षा मनोविज्ञान में आ जाती हैं। मापन और मूल्यांकन, तो मैंने अभी आपको बताया था, मापन और मूल्यांकन में भी हमको सहायता करती हैं कि किस प्रकार बच्चे के व्यवहार का जो है पता लगाया जाए, कैसे उसकी रुचियों का पता लगाया जाए। तो ये मापन व मूल्यांकन करने का काम भी हमको शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से पता लगा सकते हैं किस बच्चे में कितनी बुद्धि है, कैसी उसकी अभिरुचियाँ हैं। तो इन चीज़ों का मापन या मूल्यांकन यदि हमको करना है तो हम शिक्षा मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मनोविज्ञान की उपादेयता बताई है, बालक को समझने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उपचारात्मक शिक्षण में, मापन व मूल्यांकन में। शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता से अभिप्राय है उसे कहाँ कहाँ काम में लिया जा रहा है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, इसका मतलब होता है उपादेयता। तो उपादेयता का मतलब आप समझ गए होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता से अभिप्राय होता है कि उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा बाल विकास। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, कई क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो नेक्स्ट डे इसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक जो है आपको बेसिक टॉपिक जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। इनके क्वेश्चंस आप जो है कोई इम्पोर्टेंट MCQs की कोई बुक ले आए, उसमें से लगातार इनको करते रहें, साथ ही साथ टॉपिक पढ़ते रहें, आप क्वेश्चनों को भी करते रहें। धन्यवाद।